आजकल की दुनिया में ना लोग नींद के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल, स्लीप ट्रैकिंग गद्दे आ गए हैं। हाँ, मेमोरी फोम और वो तापमान कंट्रोल करने वाले स्मार्ट पिलो। मतलब नींद ना आज एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुकी है। सही कहा आपने। हर कोई एक परफेक्ट नींद पाने के लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार बैठा है। लेकिन क्या हो अगर दुनिया की सबसे उन्नत स्लीप तकनीक सदियों से हमारे आंगनों में बस धूल खा रही हो? पॉइंट है। एक ऐसा ढांचा जिसे हम सबने विकास की अंधी दौड़ में पिछड़ा या पुराना मान लिया है। ये ना बहुत ही दिलचस्प और हमारी जो स्थापित मान्यताएं हैं उनको चुनौती देने वाला विचार है। बिल्कुल, खासकर तब जब आज का जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है वो नींद की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए लगातार संघर्ष ही कर रहा है। तो आज के इस विस्तृत अध्ययन में हमारा मुख्य विषय ठीक यही है। हमारे पास ना एक बेहद अलग और गहरा शोध दस्तावेज है, चारपाई का महाविज्ञान। एग्जैक्टली, जिसे द साइकोजीनियस मैनिफेस्टो भी कहा गया है। ये पूरा का पूरा शोध बलजीत सिंह मिथवा, जिन्हें उनके काम के लिए साइकोजीनियस की उपाधि भी दी गई है, हाँ, और परम पूज्य गुरु चंद्रगिरी महाराज के आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर आधारित है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इस मैनिफेस्टो के अनुसार ये साधारण सी दिखने वाली चारपाई सिर्फ लकड़ी और रस्सी का ढांचा कैसे नहीं है, बल्कि एक अत्यंत उन्नत कॉस्मिक रिसीवर है। सही, वीरशैया और योगशैया है। तो हम उस गूढ़ विज्ञान को डिकोड करने की कोशिश करेंगे जो मनोविज्ञान और अध्यात्म के मिलने से पैदा होता है। इस दस्तावेज की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये भौतिक विज्ञान, न्यूरोलॉजी और प्राचीन भारतीय दर्शन को ना एक साथ पिरोता है। ये इस बात पर जोर देता है कि एक साइकोजीनियस सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु में भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नियम देख सकता है। तो चलिए इसके भौतिक ढांचे से शुरुआत करते हैं, ये समझने के लिए कि इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और इसका जो कसाव है वो हमारे शरीर की ऊर्जा को कैसे कंट्रोल करता है। बिल्कुल। अगर मैं एक गिटार की उपमा दूं, सोचिए गिटार का एक भी तार अगर हल्का सा भी ढीला हो जाए तो पूरा संगीत बेसुरा हो जाता है। हाँ, वो सुर बिगड़ जाते हैं, है ना? हाँ। गिटार बजाने वाला व्यक्ति सबसे पहले तारों का तनाव या टेंशन चेक करता है, क्योंकि उसी तनाव से सही फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है और इस शोध दस्तावेज में ना ठीक इसी सिद्धांत को चारपाई की दवाई या पाइंदे की रस्सियों के तनाव के साथ जोड़ा गया है। पाइंदे की रस्सियां? हाँ, बलजीत सिंह मिथवा के इस विश्लेषण के अनुसार जो व्यक्ति अपनी चारपाई की रस्सियों में समान संतुलन या टेंशन नहीं रख सकता ना, अच्छा, उसका मानसिक संतुलन भी अस्थिर हो जाता है। और रे बाप रे। हाँ, पाइंदे की एक एक रस्सी केवल बिस्तर को कसने का साधन नहीं है, बल्कि दस्तावेज के अनुसार वो व्यक्ति के अनुशासन की प्रतीक है। यहाँ थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि ये बात गले उतरना थोड़ा मुश्किल है। मतलब ठीक है, गिटार से धुन निकलती है, लेकिन बिस्तर की रस्सी के तनाव से इंसान का मानसिक संतुलन कैसे जुड़ सकता है? ये सवाल तो उठेगा ही। हाँ, तो स्रोत इस मनोवैज्ञानिक छलांग को कैसे समझाता है? देखिए, स्रोत इसे ऊर्जा के चक्कर या एनर्जी सर्किट के रूप में समझाता है। अच्छा। मैनिफेस्टो का तर्क है कि जब ये रस्सियां एक समान तनाव में होती हैं तो वे एक प्रकार का हार्मोनिक वाइब्रेशन या सामंजस्यपूर्ण कंपन उत्पन्न करती है, जो सोने वाले के शरीर को प्रभावित करता है। बिल्कुल, वो वाइब्रेशन व्यक्ति के शरीर के साथ प्रतिध्वनित होता है। और यहाँ केवल ढांचे के तनाव की बात नहीं हो रही है, बल्कि उस सामग्री की भी बात है जिससे वो रस्सी बनी है। मतलब वो जूट या नायलॉन की, इस पे भी निर्भर करता है। हाँ, शोध में बहुत स्पष्ट किया गया है कि मूंज और पटसन जैसे जो प्राकृतिक रेशे होते हैं ना, वो एक बहुत ही विशिष्ट तरीके से काम करते हैं। तो क्या इसका संबंध उन सामग्रियों की प्राकृतिक विशेषताओं से है? एग्जैक्टली। दस्तावेज का दावा है कि ये प्राकृतिक रेशे एक चुंबकीय सुरक्षा कवच या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड की तरह काम करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड? हाँ, ये रेशे शरीर के ऑरा या जो ऊर्जा क्षेत्र होता है ना, उसे बिखरने से रोकते हैं। जहाँ आधुनिक गद्दे सिंथेटिक और केमिकल से बने होते हैं जो ऊर्जा को ब्लॉक करते हैं, वहीं मूंज और पटसन शरीर के 5 तत्वों को संतुलित रखते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सही कहा। एक पाइकोजीनियस की पहचान इसी में बताई गई है कि वो गद्दों की कृत्रिम कोमलता के बजाय रस्सियों के इस रेजिस्टेंस या प्रतिरोध में स्वास्थ्य और ब्रह्मांडीय नियमों को देख सके। ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब सुविधा के बजाय रेजिस्टेंस में स्वास्थ्य खोजना। बिल्कुल।
मान लीजिए कि रस्सियों का सही तनाव और मूंज जैसी एक प्राकृतिक सामग्री ऊर्जा का संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ज्यामिति या ज्योमेट्री को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया है शोध में। हाँ, चारपाई की बुनाई के पैटर्न को लेके। जी, मेरा सवाल यह है कि कुछ साधारण रस्सियों की बुनाई का पैटर्न हमारे दिमाग के बीचों बीच बैठी पीनियल ग्लैंड को कैसे चालू कर सकता है? क्या ये किसी खास एक्यूप्रेशर पॉइंट के जरिए होता है या स्रोत किसी ऊर्जा तरंग की बात कर रहा है? क्योंकि ऊपरी तौर पर सुनने में ना ये दावा किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये स्वाभाविक है ऐसा लगना, लेकिन इस मैनिफेस्टो के अनुसार चारपाई की बुनाई, जिसमें आमतौर पर 6 या 8 रस्सियों का ताना बाना होता है, हाँ, वो कोई सामान्य जाली नहीं है। स्रोत का दावा है कि ये वास्तव में एक ज्यामितीय यंत्र है। ज्यामितीय यंत्र? जी, तर्क ये है कि ब्रह्मांड में हर ज्यामितीय आकार की अपनी एक आवृत्ति या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। यही तर्क दिया गया है जब बुनाई की जाती है ना, तो रस्सियों के जो क्रॉसिंग पॉइंट्स बनते हैं ना, जहां वे एक दूसरे को काटती हैं, हाँ, वे क्रॉसिंग पॉइंट्स रीढ़ की हड्डी के साथ एक विशेष तरीके से अलाइन होते हैं। दस्तावेज बताता है कि जब कोई व्यक्ति इस ज्यामितीय पैटर्न पर लेटता है तो रस्सियों का तनाव और शरीर का वजन मिलकर एक रेजोनेंस या गूंज पैदा करते हैं। और ये गूंज दिमाग तक जाती है? बिल्कुल, ये गूंज रीढ़ की हड्डी के माध्यम से यात्रा करती है और सीधे मस्तिष्क के मध्य में स्थित पीनियल ग्लैंड को प्रभावित करती है। पीनियल ग्लैंड, जिसे कई प्राचीन सभ्यताओं में तीसरी आंख या अंतर्ज्ञान का केंद्र माना गया है। सही कहा। आधुनिक विज्ञान भी तो इसे मेलेटोनिन उत्पादन और हमारे स्लीप वेक साइकिल से जोड़ता है ना? एग्जैक्टली। और यही वो बिंदु है जहां अध्यात्म और विज्ञान का मिलन होता है। बलजीत सिंह मिथवा के शोध के अनुसार इस ज्यामितीय यंत्र द्वारा पीनियल ग्लैंड के सक्रिय होने से व्यक्ति की चेतना का विस्तार होता है। अच्छा, तो इसका रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर होता है? स्रोत का दावा है कि इसी वजह से सुबह उठने पर व्यक्ति को नए क्रिएटिव आइडियाज और जीवन की जटिल समस्याओं के समाधान सूझते हैं। मैनिफेस्टो ये कहता है कि इस विशिष्ट न्यूरोलॉजिकल प्रभाव के कारण ही चारपाई को जीनियस बेड कहना पूरी तरह से वैज्ञानिक है। अरे वाह! तो ये सिर्फ सोने की जगह नहीं है, बल्कि ये एक तरह का ब्रेन ट्यूनिंग डिवाइस है। बिल्कुल, एक डिवाइस की तरह ही काम कर रहा है ये तो हुई शरीर के अलाइनमेंट और ग्रंथि के सक्रिय होने के बाद, लेकिन इसका ने एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो नींद की गुणवत्ता और सपनों से जुड़ा है। हाँ, ड्रीम साइंस। अगर हम आधुनिक गद्दों की तुलना करें तो वो अक्सर एक ओवरहीटेड लैपटॉप जैसे होते हैं, जिसका कूलिंग फैन खराब हो गया हो। हाँ, ऐसा लैपटॉप बाहर से तो बहुत सुंदर और स्लीक दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बस गर्म होता जाता है और उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगती है। बहुत ही सटीक और प्रासंगिक उपमा दी आपने। और न यहीं से चारपाई का जो स्वप्न विज्ञान है उससे सीधा संबंध जुड़ता है। अच्छा। इस शोध का एक बड़ा हिस्सा अचेतन मन के शुद्धिकरण पर केंद्रित है। जब आधुनिक स्लीप लैब की बात होती है तो वे सिर्फ नींद की अवस्थाओं को मापते हैं, जैसे हार्ट रेट या ब्रेन वेव्स। हाँ। लेकिन ये दस्तावेज चेतना के उस स्तर की बात करता है जहां गद्दे और चारपाई के बीच का असली अंतर स्पष्ट होता है। वो कैसे? क्योंकि आधुनिक गद्दे तो आमतौर पर फोम, लिटेक्स या सिंथेटिक सामग्री से बने होते हैं, और ये सामग्रियां तो शरीर की गर्मी को सोख लेती हैं। और सोखने के बाद वे उस गर्मी का क्या करती हैं? वे उसे वापस शरीर की ओर ही धकेल देती हैं। मैनिफेस्टो समझाता है कि जब ऐसा होता है तो मस्तिष्क हाइपर एक्टिव या अति सक्रिय हो जाता है, क्योंकि दिमाग को ठंडा होना चाहिए सोने के लिए। एग्जैक्टली। मस्तिष्क का ये बढ़ा हुआ तापमान अचेतन मन में एक तरह का बिखराव या केओस पैदा करता है। शोध का दावा है कि यही कारण है कि लोगों को डरावने, उलझे हुए या अत्यधिक तनावपूर्ण सपने आते हैं। तो मतलब ये जो भौतिक गर्मी है, ये सीधे हमारे सपनों के कंटेंट को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। बिल्कुल। इसके विपरीत फिर चारपाई इस मामले में कैसे अलग काम करती है? स्रोत इस न्यूरोलॉजिकल कूलिंग को कैसे स्पष्ट करता है? देखिए, चारपाई की जो जालीदार बुनाई होती है उसके कारण उसके नीचे से हवा का निरंतर प्रवाह या कहें कि प्राकृतिक वेंटिलेशन बना रहता है। हवा आर पार हो सकती है। हाँ,
दस्तावेज दावा करता है कि यह प्राकृतिक वेंटिलेशन मस्तिष्क के तापमान को 1 से 2 डिग्री तक कम रखने में मदद करता है और ये 1-2 डिग्री का अंतर ना न्यूरोलॉजिकल स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। क्या ये बदलाव नींद के गहरे चरणों से जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है। जब मस्तिष्क का तापमान कम और स्थिर रहता है तो रेम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जहां हम सबसे ज्यादा सपने देखते हैं, सही वो अवस्था अत्यंत गहरी और निर्बाध हो जाती है। बलजीत सिंह मित्वा के विश्लेषण के अनुसार इस गहरी आरईएम नींद के कारण व्यक्ति को सात्विक और स्पष्ट स्वप्न आते हैं। सात्विक स्वप्न? हाँ, आधुनिक मनोविज्ञान जिसे लूसिड ड्रीमिंग कहता है, ये उसके बहुत करीब है। यानी ऐसे सपने जहां व्यक्ति को ये भान होता है कि वह सपना देख रहा है और वे सपने उलझे हुए नहीं होते। बिल्कुल। स्रोत यहां तक दावा करता है कि दिमाग के शांत और सात्विक अवस्था में रहने से ये स्पष्ट सपने भविष्य का पूर्वाभास भी दे सकते हैं। वाकई? हाँ, ये कम से कम व्यक्ति को अभूतपूर्व मानसिक स्पष्टता तो प्रदान करते ही हैं। इसके अलावा एक और शारीरिक लाभ ये बताया गया है कि शरीर का निचला हिस्सा प्राकृतिक रूप से ठंडा रहने से स्वप्न दोष जैसी समस्याएं भी स्वतः नियंत्रित हो जाती हैं। ये तो बहुत ही रोचक है कि कैसे एक साधारण सा वेंटिलेशन हमारे सपनों की प्रकृति को ही बदल सकता है। खैर, ये तो हुई शरीर और मस्तिष्क को ठंडा करने की बात। लेकिन नींद ना आने या अनिद्रा का सबसे बड़ा कारण अक्सर शारीरिक गर्मी नहीं होती। तो क्या होता है? बल्कि मानसिक उलझन, तनाव और असुरक्षा होती है। तो मेरा सवाल है कि शोध इस मानसिक असुरक्षा को चारपाई के ढांचे और दिशाओं से कैसे जोड़ता है? ये ना इस दस्तावेज का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू है और यहीं पर गुरु चंद्रगिरी महाराज के दर्शन का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। अच्छा। चारपाई में मुख्य रूप से 2 हिस्से होते हैं, सिरहाना यानी सिर की तरफ का हिस्सा और पाइंदे, पैरों की तरफ का हिस्सा जहां रस्सियों को कसा जाता है। एग्जैक्टली। आमतौर पर लोग कहीं भी सिर रखकर सो जाते हैं, लेकिन स्रोत के अनुसार इन दिशाओं का एक गहरा अर्थ है। वो क्या है? गुरु चंद्रगिरी महाराज के दर्शन में ये स्पष्ट किया गया है कि सिरहाना ज्ञान का केंद्र है, जहां से विवेक का प्रवाह होता है, और दूसरी ओर जो पाइंदे हैं वो सेवा और जुड़ाव का केंद्र है। उनके दर्शन के अनुसार पाइंदे की ओर बैठना या सोना पूर्ण समर्पण और अहंकार शून्यता का प्रतीक है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो पैरों के पास की रस्सियों की तरफ सोने से अचेतन मन की असुरक्षा की भावना का खत्म होना अजीब लगता है ना? हाँ। ये बात किसी भी आम व्यक्ति के लिए गले उतरना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मतलब आधुनिक मनोविज्ञान और चारपाई के निचले हिस्से का क्या लेना देना हो सकता है? ठीक कह रहा हूं। बलजीत सिंह मित्वा जो साइकोजीनियस हैं, हाँ। तो इस पर क्या वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक तर्क देते हैं? उनका तर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मनोविज्ञान के एक बहुत ही अनोखे संगम पर आधारित है। वे कहते हैं कि अनिद्रा की जड़ ही असुरक्षा की भावना है। जब मन असुरक्षित महसूस करता है तो वो अलर्ट रहता है और शरीर को सोने नहीं देता। ये तो फैक्ट है। अब मैनिफेस्टो ये दावा करता है कि पाइंदे की रस्सियां, जिन्हें दवाई कहा जाता है, वे एक प्रकार का एनर्जी लूप बनाती हैं, एक क्लोज सर्किट की तरह। ठीक उसी तरह जब कोई व्यक्ति पाइंदे की ओर सोता है या उसके पैर इन रस्सियों के संपर्क में आते हैं तो दिन भर की भागदौड़, तनाव और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरणों के कारण शरीर में स्टैटिक चार्ज इकट्ठा हुआ है ना, हाँ, वो सारा चार्ज वो डिस्चार्ज हो जाता है। ये एक तरह की प्राकृतिक अर्थिंग या अर्थिंग है। अरे वाह! दस्तावेज का तर्क है कि इस स्टैटिक चार्ज के शरीर से बाहर निकलते ही अचेतन मन का तनाव कम होने लगता है। मन के भीतर गहरे दबे हुए भय, फोबिया और असुरक्षा की भावना धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो एक तरह का फिजिकल और मेंटल डिटॉक्स है। बिल्कुल। जब अहंकार शून्य होता है और मन समर्पण की स्थिति में आता है तो व्यक्ति के सीखने और ग्रहण करने की क्षमता ना कई गुना बढ़ जाती है। यानी शारीरिक रूप से स्टैटिक चार्ज का निकलना मनोवैज्ञानिक रूप से असुरक्षा के निकलने के समान है। हाँ। एक बहुत ही सशक्त अवधारणा है। हाँ। तो इस कॉस्मिक रिसीवर का उपयोग रोजमर्रा की शारीरिक समस्याओं को सुलझाने के लिए कैसे किया जा सकता है? हम लोग दिन भर कुर्सियों पर बैठकर काम करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन घूरते हैं और रीढ़ या गर्दन के दर्द का सामना करते हैं। उनके लिए इस शोध में क्या व्यवहारिक कदम दिए गए हैं? इसी को ध्यान में रखते हुए ना इस मैनिफेस्टो में स्वास्थ्य और दीर्घायु के 8 स्तंभ या कहें 8 पिलर्स दिए गए हैं। अच्छा, 8 पिलर्स? हाँ,
ये ऐसे विशिष्ट सूत्र हैं जो बताते हैं कि दैनिक जीवन में शारीरिक और मानसिक अलाइनमेंट के लिए चारपाई का असल में उपयोग कैसे किया जाए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इन स्तंभों के पीछे के तर्क को गहराई से समझते हैं। सबसे पहला सुझाव क्या है? सबसे पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है 4 उंगल का नियम। 4 उंगल का नियम। हाँ, देखिए आधुनिक समय में बड़े मोटे और जो मेमोरी फोम वाले तकियों का इस्तेमाल है वो बहुत आम हो गया है। बिल्कुल, बिना तकिए के तो नींद ही नहीं आती। लेकिन स्रोत के अनुसार ये तकिए हमारी सर्वाइकल स्पाइन या गर्दन की प्राकृतिक बनावट को ना गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बजाय मैनिफेस्टो चारपाई पर सोते समय बिना किसी बाहरी तकिए के अपनी ही कलाई को गर्दन के नीचे रखकर सोने का सुझाव देता है। अपनी ही कलाई का सहारा? ये तो लगभग 4 उंगली की ऊंचाई होगी। एग्जैक्टली, इसीलिए इसे 4 उंगल का नियम कहा गया है। क्या स्रोत इसके पीछे कोई ऐतिहासिक या शारीरिक संदर्भ देता है? बिल्कुल देता है। दस्तावेज विशेष रूप से तथागत बुद्ध की परिनिर्वाण मुद्रा और भगवान विष्णु की क्षीर सागर में लेटी हुई योगिक मुद्राओं का संदर्भ देता है। इन ऐतिहासिक और आध्यात्मिक चित्रों में भी वे अपनी कलाई या हाथ का ही सहारा लिए हुए हैं। ये तो मैंने भी नोटिस किया है। शारीरिक दृष्टिकोण से ये जो न्यूनतम सहारा है ना, ये गर्दन के प्राकृतिक कर्व को बिल्कुल सही स्थिति में रखता है। चारपाई का थोड़ा सा लचीलापन और कलाई का ठोसपन मिलकर गर्दन की नसों पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को हटा देते हैं। ये तो एक बहुत ही सरल लेकिन तार्किक बदलाव लगता है। चलिए, गर्दन के बाद रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से और पीठ दर्द के लिए स्रोत क्या उपाय सुझाता है? वो दूसरा स्तंभ है। क्योंकि कुर्सियों पर बैठकर काम करने से सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारी रीढ़ को ही होता है। बिल्कुल, और इसके लिए दूसरा बड़ा स्तंभ है मेरुदंड का अलाइनमेंट या स्पाइनल अलाइनमेंट। ये कैसे काम करता है? देखिए, जब किसी सपाट और कठोर गद्दे पर लेटा जाता है तो शरीर के वजन के कारण पीठ के निचले हिस्से और गद्दे के बीच एक खाली जगह बन जाती है। एक गैप आ जाता है जो मांसपेशियों में खिंचाव पैदा करता है। लेकिन चारपाई का विज्ञान थोड़ा अलग है। शोध बताता है कि चारपाई व्यक्ति के शरीर के वजन के हिसाब से बीच में थोड़ी सी दब जाती है, जिससे एक हैमॉक या झूले जैसा प्रभाव पैदा होता है। हाँ, लेकिन एक नियंत्रित झूला, बहुत ज्यादा नहीं दबता। ये रीढ़ की हड्डी को एक प्राकृतिक और सौम्य खिंचाव प्रदान करता है, एक तरह का ट्रैक्शन। बिल्कुल, इससे वर्टेब्रे के बीच की जगह खुलती है और इसके साथ ही रस्सियों का जो जालीदार पैटर्न होता है वो शरीर के दबाव के साथ मिलकर एक तरह का नेचुरल एक्यूप्रेशर पैदा करता है। अरे वाह! दस्तावेज का दावा है कि सोते समय ये रस्सियां पीठ की नसों और मर्म बिंदुओं की सूक्ष्म मालिश करती है, जिससे दिन भर की जकड़न न बिना किसी फिजियोथेरेपी के दूर हो जाती है। ये तो ऐसा है जैसे सोते समय कोई आपकी पीठ का प्राकृतिक इलाज कर रहा हो। बिल्कुल। मैंने सुना है कि इस दस्तावेज में सोने की मुद्राओं या पोस्चर के बारे में भी कुछ चौंकाने वाले दावे किए गए। हाँ, तीसरा स्तंभ उसी के बारे में है। जैसे कि पेट के बल सोना, क्योंकि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और जो हमारे डॉक्टर हैं वो आमतौर पर पेट के बल सोने को बहुत हानिकारक बताते हैं। जी बिल्कुल बताते हैं। क्योंकि गद्दे पर ऐसा करने से रीढ़ की हड्डी पर उल्टा दबाव पड़ता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो फिर द साइकोजीनियस मैनिफेस्टो चारपाई पर पेट के बल सोने को फायदेमंद कैसे ठहराता है? ये जो तीसरा स्तंभ है जिसे प्राकृतिक प्रोनिंग कहा गया है, यहाँ फिर से गद्दे और चारपाई के बीच का अंतर महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे? मैनिफेस्टो तर्क देता है कि चारपाई का कसाव इस तरह का होता है कि जब कोई उस पे पेट के बल सोता है तो पसलियों और जो पेल्विस या कूल्हे की हड्डी है उसे सहारा मिलता है, जबकि पेट का हिस्सा जाली के कारण हल्का सा नीचे की ओर झूल सकता है। शोध के अनुसार इस विशिष्ट मुद्रा से हमारी जठराग्नि या जो पाचन अग्नि है वो जागृत होती है, यानी पाचन तंत्र के लिए जगह बन जाती है। ठीक कहा। पेट के अंगों पर दबाव न पड़ने के कारण आंतों की सूक्ष्म मालिश होती है। इससे पाचन तंत्र अधिक सक्रिय होता है, पेरिस्टालसिस की प्रक्रिया बेहतर होती है। और गैस की समस्या? शरीर के अंदर फंसी हुई गैसों का वैज्ञानिक निष्कासन होता है। स्रोत इसे आंतरिक अंगों को रीसेट करने का एक बेहतरीन तरीका मानता है। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सतह बदलने से एक ही मुद्रा का प्रभाव कैसे पूरी तरह से बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। और क्या शारीरिक लाभ बताए गए हैं इस 8 स्तंभों वाले ढांचे में? एक और बहुत ही उन्नत अवधारणा है जिसे लिम्फेटिक ड्रेनेज कहा गया है। लिम्फेटिक ड्रेनेज? हाँ, दस्तावेज दावा करता है कि चारपाई पर लेटने से
सिर और हृदय का जो एक आदर्श और प्राकृतिक अलाइनमेंट बनता है, वो मस्तिष्क के भीतर के टॉक्सिन्स या कचरे को साफ करने में असाधारण रूप से मदद करता है। जिसे हम आधुनिक विज्ञान में ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। एग्जैक्टली। जो नींद के दौरान हमारे दिमाग की सफाई करता है। बिल्कुल वही। जब रीढ़ अलाइन होती है और मस्तिष्क का तापमान कम होता है, तो जो रक्त और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का संचार है, वो एक आदर्श संतुलन में आ जाता है। यह दिमाग की गहराई से सफाई करता है। और इसके अतिरिक्त ना मैनिफेस्टो मैग्नेटिक हीलिंग का भी उल्लेख करता है। वो कैसे काम करता है? क्योंकि चारपाई लकड़ी, जो कि एक कुचालक है या इंसुलेटर है और प्राकृतिक रस्सियों से बनी है, ये पृथ्वी और शरीर के बीच ऊर्जा का एक आदर्श कुचालक संतुलन स्थापित करती है। अच्छा। ये शरीर को बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बचाती है और स्वयं की जो प्राकृतिक हीलिंग प्रक्रिया है उसे तेज करती है। इन सभी सिद्धांतों और स्तंभों को गहराई से समझने के बाद ना जी, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। क्या? कि बलजीत सिंह मिथवा जो साइकोजीनियस हैं और गुरुचंद्र गिरी महाराज का ये जो शोध है, ये आधुनिक चिकित्सा पद्धति के लिए सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही कहा। जहां आधुनिक विज्ञान नींद की गोलियों और सिंथेटिक सतहों के माध्यम से केवल लक्षणों को दबाने की कोशिश कर रहा है, वहीं यह मैनिफेस्टो दावा करता है कि चारपाई तनाव, अवसाद और अनिद्रा जैसी जो आधुनिक बीमारियां हैं, उनके मूल कारण पर काम करती है। ये इस पूरे शोध का एकदम सार है। जैसा कि दस्तावेज में बहुत ही स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में कहा गया है, जहां विज्ञान समाप्त होता है, वहां से गुरु की दृष्टि और साइकोजीनियस का बोध शुरू होता है। बहुत गहरी बात है। गुरुचंद्र गिरी महाराज की आध्यात्मिक दृष्टि ने ना इसे सिर्फ लकड़ी के एक टुकड़े या सोने की जगह से उठाकर धर्म और संस्कार से जोड़ दिया है। उन्होंने इसे एक पूर्ण जीवन दर्शन बना दिया है, जहां भौतिक स्वास्थ्य सीधे तौर पर आध्यात्मिक अलाइनमेंट और मनोवैज्ञानिक शांति से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। ये निश्चित रूप से पारंपरिक ज्ञान को देखने का एक ऐसा नजरिया है जी, जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। हमने देखा कि कैसे रस्मों का तनाव ऊर्जा को प्रबंधित करने का दावा करता है। हाँ, और कैसे ज्यामितीय पैटर्न दिमाग की ग्रंथियों को छूने की बात कहता है, और कैसे तापमान का गिरना हमारे अचेतन मन और सपनों को दिशा दे सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कैसे एक साधारण सा ढांचा हमें अहंकार शून्यता और समर्पण का पाठ पढ़ा सकता है। ये शोधना जी, हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने का एक बहुत ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक मार्ग दिखाता है। तो आज के इस गहन अध्ययन के अंत में एक सोचने वाली बात है। बताइए। शोध के दावों के अनुसार हमारे अचेतन मन को शुद्ध कर सकता है, हमारी रचनात्मकता या जीनियस को जगा सकता है और हमारे सपनों की दिशा बदल सकता है। तो हमारी संस्कृति की ऐसी और कितनी तथाकथित पिछड़ी या पुरानी परंपराएं हैं जो वास्तव में खोई हुई अत्यंत उन्नत न्यूरो तकनीक हो सकती हैं। बहुत ही उम्दा सवाल है ये। ऐसी तकनीकें जिन्हें आधुनिकता के अहंकार में पूरी तरह से भुला दिया गया है। अगली बार ना जब कोई पुरानी और पारंपरिक चीज आपके सामने आए तो शायद रुककर ये सोचना चाहिए कि उसके भीतर कौन सा ब्रह्मांडीय विज्ञान छिपा हो सकता है। बिल्कुल। जिसे समझने के लिए हमें बस अपनी चेतना का थोड़ा विस्तार करने की आवश्यकता है।